नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में घमासान मचा हुआ है भाई। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन कोई सी भी पार्टी अब तक टिकट का वितरण नहीं कर पाई है। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी पत्रकार मौजूद हैं, नरेंद्र कुमार जी। आइए इनसे मिलकर जानते हैं कि अब क्या रहेगी रणनीति। अपन बात करते हैं रामगढ़ क्षेत्र की। क्या स्थिति है रामगढ़ क्षेत्र में? रामगढ़ क्षेत्र की देखो, मैं बता देता हूँ। रामगढ़ क्षेत्र में क्या हुआ कि जो जुबेर खान जी थे विधायक, यहाँ पे सिटिंग एमएलए, उनका अभी कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ। और इस इंतकाल के होते हुए भी यह सीट है ना, एक बार 6 से 7 हुई और राजस्थान में 7 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने वाला है। यदि मैं इसकी सीट की बात कर लेता हूँ, इतनी हॉट सीट बनी हुई है। और ये कांग्रेस के पास ये सीट थी। लगभग मैं बात करता हूँ 7 सीट में से ना 5 सीटों पे लगभग कांग्रेस थी और 2 सीटों पर मात्र बीजेपी थी। लेकिन अब इस बार ये देखना होगा कि सत्ता में ना सर बीजेपी है और यहाँ पर कांग्रेस किस प्रकार से चुनाव लड़ेगी, टिकट बांटने में क्या करती है, कोताही बरतती है, क्या रणनीति रहती है। लेकिन प्रदीप जी, यहीं पर हम बात करें तो कौन कौन दावेदार हैं कांग्रेस से? जी, यदि मैं रामगढ़ की बात करता हूं तो सबसे पहले तो जुबेर खान जी के बेटे हैं आर्यन खान, जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बनी हुई है। पसंदीदा उम्मीदवार बने हुए हैं कांग्रेस के आर्यन खान जी। दूसरे नंबर पर यदि मैं बात करता हूं तो साफिया खान जी, जो कि जुबेर खान जी की पत्नी है, उनका भी नाम चर्चा में चल रहा है। तो ये 2 उम्मीदवार जो मेरी नजर में है ना, जो कांग्रेस से दावेदारी के लिए लगभग तय है। इन दोनों में से किसी का एक का नाम हो सकता है। तो आपको ऐसा लगता है कि भाई कांग्रेस इन दोनों कैंडिडेटों में से, चाहे उसके बेटे की बात हो चाहे उनकी पत्नी की बात हो, तो इनको टिकट दे सकती है? इसी के साथ हम बात करें बीजेपी की, तो भाई बीजेपी में काफी खलबली मची हुई है। किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी? क्योंकि हम बात करें 2023 के चुनावों की, तो यार उस समय पर भी बिल्कुल हॉट सीट बनी हुई थी। हॉट सीट इसलिए देखो, मैं यहाँ पे जो चुनाव होता है ना नरेंद्र जी, यहाँ पे चुनाव जो होता है धर्म के नाम पर चुनाव होता है। कहीं ना कहीं वही राजनीति बीजेपी भी खेलती है, वही राजनीति कांग्रेस भी खेलती है। लेकिन अब की बात धर्म के नाम पर खेली जाती है। धर्म के नाम पर ऐसे कह सकता हूँ, बीजेपी हमेशा हिंदू को देती है यहाँ पे टिकट और कांग्रेस हमेशा मुस्लिम प्रत्याशी बनाती है। लेकिन इस बार क्या चल पाएगा, क्योंकि बीजेपी का जो हिंदू धर्म का पिछली बार उन्होंने था वो फैल कर दिया था चंद्रशेखर आजाद रावण ने। मैं बात कर रहा हूँ सुखवंत जी की। जय आहूजा को टिकट दिया बीजेपी ने, लेकिन सुखवंत जो थे वो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे और बाद में टिकट लेकर आए आजाद समाज पार्टी से, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी का हार का कारण बने। लेकिन अब के बार हम इस उपचुनाव की बात करें तो यहाँ पर दावेदार कहने का मतलब जो ज्ञानदेव आहूजा जी के भतीजे हैं वो भी दावेदार है। और हम दावेदारी तो ज्ञानदेव आहूजा भी इस बार पूरी कर रहे हैं दावेदारी। भाई साहब जी, सीट कोई नहीं गंवाना चाहता, सब अपनी किस्मत आजमाइश कर रहे हैं, दावेदारी सब कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करें सुखवंत जी का कुछ ज्यादा चर्चा में नाम, सुखवंत जी का नाम ज्यादा चर्चा में इसलिए चल रहा है क्योंकि जब ये चुनाव हुए थे अपने लोकसभा के चुनाव जी, लोकसभा के चुनाव में सुखवंत जी फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया था और कहीं ना कहीं उनको फायदा हो सकता है। इस बार जो बीजेपी है ना भाई साहब नरेंद्र जी, सुखवंत सिंह की झोली में टिकट डाल दे और एक बार फिर से सुखवंत सिंह के साथ आगे लड़े। बिल्कुल सही कहा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, और भाई यहाँ पर क्या कुछ मंथन चल रहा है। हम इधर की तरफ देखें, कांग्रेस से तो भाई जुबेर के बेटे हैं जो, उनका भी नाम चल रहा है यहाँ पर सबसे आगे। और बीजेपी वालों ने तो लगभग ये मान रखा है कि कांग्रेस ने आर्यन खान को टिकट दे दिया, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो भाई या तो कांग्रेस वाले बता सकते हैं और क्या भाई रामगढ़ के स्थानीय लोग बता सकते हैं कि भाई किसका नाम आगे चल रहा है। बिल्कुल, ये आला कमानों के हाथ में है। लेकिन जैसा हमको विश्लेषण पता लगा है उस तरह से हम आपको शेयर कर रहे हैं कि लगभग आर्यन खान का नाम कांग्रेस से फाइनल है। लेकिन बीजेपी की मुसीबत अब भी बनी हुई है कि किसको दावेदारी टिकट दिया जाए, किसको जोर शोर पर किसको लाया जाए कि जो इनका चुनाव निकाल के दे सके। सत्ता में जरूर है बीजेपी, लेकिन फिर भी खतरा बना हुआ है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं दौसा विधानसभा क्षेत्र की। दौसा विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या कुछ खलबली मची हुई है। यहाँ पर मैं बात करूं दौसा से कांग्रेस की, तो भाई कांग्रेस से सविता मीणा जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हैं, और भाई इसी के साथ दूसरे भी टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। जीआर कठाना पूर्व विधायक हैं वो जी, और उसके अलावा रामजी लाल जी भी है, रामजी लाल ओड जी, वो भी अपनी टिकट की दावेदारी कांग्रेस यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन मुझे नरेंद्र मजबूत यहाँ पे जो पक्ष दिखाई दे रहा है ना कहीं जी, कि जो टिकट लेके आ सकती है वो सविता मीणा दिखाई दे रही है कि सविता मीणा ला सकती है। बिल्कुल प्रदीप जी, इसी के साथ अपन बात करें यहाँ पर भाजपा से भी काफी दावेदारी जता रहे हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अब की बार भाजपा ने ये टर्न है ना, यानी कि कुछ और तरीके से ले आया। अगर जो हम पिछले चुनाव की देखो, पिछले चुनाव में क्या हुआ, पिछले चुनाव में एक कहीं ना कहीं जब चुनाव लड़ रहे थे
तो लोगों के मन में डर था, एससी वालों को भड़काया गया था, ये बीजेपी बोल रही है हाँ। कि कहीं ना कहीं संविधान बदल देंगे, संविधान खतरे में है, ये संविधान बात खतरे काफी में है। चर्चा में आई लेकिन थी। अब बीजेपी के आपने देखा कि जो मदन लाल जी है, उन्होंने ट्वीट करके भी बोला और उन्होंने बताया भी कि भाई अब ऐसा नहीं है, हमने वो चुनाव अलग रणनीति से लड़ा और यह चुनाव अलग रणनीति से लड़ा, यानी कि इन्होंने पूरी तरह से अलग तरीके से ये और चुनाव हम लड़ेंगे, टिकट बांटने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे भाई, जो जीता उम्मीदवार है ना उसी को टिकट देंगे, उसी कहीं को ना कहीं टिकट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर हम बात करें यार, भाजपा से कौन कौन प्रत्याशी है? भाजपा से यदि मैं प्रत्याशी की बात करता हूं ना, सबसे पहले ना शंकर शर्मा जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनकी दावेदारी यहाँ पर फिर से एक बार दिखाई दे रही कि हो सकता है इनको टिकट मिल जाए, टिकट मिल जाए। यदि मैं दूसरे नंबर पे बात करता हूं कि जगमोहन जी है, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने भी अपनी टिकट की दावेदारी मजबूती से पेश की है। अभी तो आला कमान के हाथ में होगा कि किसको टिकट मिल पाता है किसको नहीं। और यदि मैं एक और नाम वहां पर जो चर्चा में आ रहा है वो आ रहा है नीलम गुजर का। जी ठीक है, नीलम गुजर को भी यहाँ से टिकट मिल सकती है, लेकिन देखना ये होगा कि अब चुनाव में ना टाइम रहा नहीं है, 13 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं पूरे राजस्थान में भाई, और लेकिन कोई सी पार्टी पे भी टिकट का वितरण नहीं कर पाई। इसके पीछे राज क्या है, या तो भाई ये दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं ना ये बता सकते हैं कमेंट करके। बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करके बताइए। और इसके साथ मैं बता दूं आपको, ये क्या कुछ ऐसा लगता है कि भाई आला कमान अधिकारियों के हाथ में हो ये टिकट वितरण, जैसा कि हमको ऐसा मालूम पड़ा है, जिस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ मैं बात करूं यहाँ पर झुंझुनू की, भाई झुंझुनू में भी हॉट सीट बनी हुई है भैया। यहाँ पर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो भैया कांग्रेस से अमित ओला जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, और भाई इसी के साथ मैं बात करूं एमडी फौजदार जी यहाँ पे बने हुए हैं, एमडी फौजदार जी भी जो कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं, चेयरमैन भी है साहब, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है, और ये कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका नाम भी आ सकता है, हो सकता है आला कमान इनका नाम फाइनल करके दे दे। इसी के साथ पीसीसी के मेंबर भी हैं सुनील झाझड़िया। सुनील झाझड़िया जी, हो सकता है सुनील झाझड़िया को यहाँ से इस बार टिकट मिल जाए, लेकिन देखो जो सबसे ऊपर नाम यदि मैं बात करता हूँ ना, तो सबसे ऊपर नाम जो आता है अमित ओला का नाम आता है, जो पंचायत समिति मेंबर है। फिलहाल के रुझान के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आला कमान के हाथ में किसको टिकट देता है, लेकिन जो गुप्तचरों के अनुसार सूचना हमें मिलती है ना, उसका यही बोलता है कि अमित ओला इस बार टिकट ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बात में कितनी सच्चाई है, जो भी जिस विधान उपचुनाव तो नागौर में किसको क्या टिकट मिलने वाली है? हम कांग्रेस की बात करें, यहाँ पर बीजेपी की बात करें, या बीजेपी ने तो खैर साफ साफ सा ऐसा लगता है कि भाई आला कमानों के हाथ में टिकट है। यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति भी देखे, लेकिन यहाँ पर भाई मेरे को ऐसा लगता है नागौर के अंदर है ना प्रदीप जी, त्रिकोणीय समीकरण साबित त्रिकोणीय समीकरण इसलिए बनता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो भाई बेनीवाल जी है ना जी, और बेनीवाल जी ने यहाँ पे डंडा अपना गाड़ा हुआ है, वो जो कोई सा भी चुनाव हो सब में उनकी टांग आगे रहती है और कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती है। बिल्कुल ठीक है, वो अलग बात है कि उनकी सीट निकल नहीं पाती, लेकिन भाई किसी को हराने के लिए उनकी मौजूदगी होती है ना जो उस विधानसभा में, वो काफी होती है। और इसीलिए यहाँ पर हम त्रिकोणीय समीकरण कह सकते हैं। यदि मैं कांग्रेस की बात करता हूँ ना खींवसर से सर, तो रघुवेंद्र मृधा जी जो प्रदेश सचिव है कांग्रेस के, उनको यहाँ पे टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उनको मिल सकता है। दूसरे नंबर पे यदि मैं बात करता हूं तो बिंदु चौधरी जी पूर्व जिला प्रमुख है, ये भी अपनी दावेदारी मजबूत तरीके से पेश कर रहे हैं, लेकिन ये तो आला कमान के हाथ में किसको टिकट मिलता है। बिल्कुल। इसी के साथ मैं बात करूं यहाँ पर गजेंद्र जी जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष है, क्या इनको भी टिकट मिल सकती है? कुछ ऐसा चर्चा में नाम आ रहा है। इसी के साथ हम बात करें यार बीजेपी के कौन कौन उम्मीदवार है? बीजेपी की जो देखो, बीजेपी की फर्स्ट नंबर पे चॉइस हो सकती है, मैं फिर बता रहा हूं कि यहाँ पे ज्योति मिर्धा हो सकती है कि ज्योति मिर्धा के साथ फाइनल नाम चला जाए। और यदि हम गुप्त सूत्रों की बात करें तो हमें यही पता लग रहा है कि ज्योति मिर्धा की टिकट यहाँ पे लगभग फाइनल बताई जा रही है, लेकिन अभी किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। भाई इसके पीछे का राज क्या है ये तो भाई वही जाने, जबकि बीजेपी की तो राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, फिर भी टिकट बांटने में बिल्कुल लेट हो रहे हैं। इसमें देखना होगा कि भाई क्या हो सकता है। बिल्कुल कनिका बेनीवाल है, वो भी यहाँ से टिकट मांग रही है और उनका कहीं ना कहीं फाइनल हो सकता है, लेकिन उनके अलावा भी ओम प्रकाश सहारण जी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं आरएलपी से टिकट मांग रहे हैं बेनीवाल जी की पार्टी से। यदि मैं बात करता हूँ जो पिछला चुनाव इन्होंने लड़ा, वो इन्होंने जो लोकसभा के मैं चुनाव की बात करता हूँ, या फिर मैं जो इनका विधानसभा के चुनाव की बात कर लेता हूं, वो आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन के साथ उन्होंने लड़ा था और कहीं ना कहीं जोर में दिखाई दिए थे दोनों, चाहे बेनीवाल हो चाहे चंद्रशेखर रावण जी हो। लेकिन इस बार ये अकेले हैं, क्या तख्ती पलट कर पाएंगे इस बार, क्या सीट निकाल पाएंगे उपचुनाव में? बिल्कुल, यहाँ पर कहने का मतलब नागौर के अंदर त्रिकोणीय समीकरण है। और भाई इससे आगे हम चलते हैं तो भाई उनियारा विधानसभा सीट की हम बात करें तो यार
कांग्रेस से भी काफी लोग दावेदारी में है, इधर बीजेपी से बात करें बीजेपी से भी है। जी, यदि मैं कांग्रेस की बात करता हूँ ना, कांग्रेस से हनुमंत सिंह मीणा जी वहां से टिकट मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी प्रमुख रूप से बिल्कुल मजबूत तरीके से पेश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो नाम चल रहा है नरेश मीणा जी चल रहा है, और तीसरे नंबर पे यदि मैं बात करता हूँ हरकचंद जी का नाम है, जो कि जिला पूर्व सरपंच जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर बीजेपी की, तो विजय सिंह बैसला यहाँ से बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं, राजेंद्र गुजर और यहाँ पर प्रभुलाल सैनी। भाई इनको यहाँ से क्या टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो खैर आला कमान ही तय कर पाएंगे। उसी के साथ हम बात करें यहाँ से, मैं बात कर लेता हूं सलूमबर की, लेकिन सलूमबर से बात करने से पहले दोस्तों आज से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं जी, लेकिन किसी प्रत्याशी ने अभी फॉर्म नहीं भरा है, ना ही किसी ने टिकट दिया है। क्या पता है, यदि मैं प्रत्याशी की बात कर लेता हूं कि किसने नामांकन किया है, किस टिकट के लिए दावेदारी कौन कौन कर रहा है, तो सबसे पहले नाम आता है कांग्रेस से रघुवीर सिंह का। रघुवीर सिंह पूर्व सांसद है और यहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हो सकता है कि सांसद के साथ चली जाए कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है नहीं, तो प्रमुख नेता के साथ जाना ज्यादा पसंद करेगी सर कांग्रेस। बिल्कुल, यहाँ पर भी हम बात करें तो भाई कांग्रेस बीजेपी की ही टक्कर नहीं है, यहाँ पर तीसरी पार्टी और यहाँ पर जी और कांग्रेस से मैं बात कर लेता हूँ रेशमा मीणा जी, जो पूर्व प्रधान है, वो भी दावेदारी यहाँ पे ठोक रही है डंके की चोट पर। वो भी बोल रहे हैं कि हमारी दावेदारी भी कम नहीं है, लेकिन आला कमान के हाथ में है। और एक मैं बात कर लेता हूं पूर्व विधायक बसंती मीणा जी। बिल्कुल बिल्कुल, बसंती मीणा जी भी यहाँ से टिकट की दावेदारी कर रही हैं, लेकिन आला कमान के हाथ में होगा, क्योंकि ये भी पहले विधायक रह चुकी है, इनको भी टिकट मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ हम बात करें बीजेपी के उम्मीदवारों की भी एक बार बात बता दीजिए, कौन कौन से उम्मीदवार बीजेपी के। मैं बात करता हूँ सबसे पहले नंबर पर नाम चल रहा है अविनाश मीणा जी का, जो कि टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जो कि भाजपा में सर महामंत्री रह चुके हैं जी। इसी के साथ हम बात करें बीजेपी से ही नरेंद्र मीणा जी। इसी के साथ हम बात करें जो कि पूर्व देहात महामंत्री है, देहात महामंत्री रह चुके हैं। और तो नरेंद्र जी को भी यहाँ पर टिकट मिल सकती है भाई। इसी के साथ हम बात करें तीसरा नाम और सामने आ रहा है सोनल मीणा जी, ये भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हो सकता है इनको भी टिकट यहाँ से मिल जाए, लेकिन अभी तो पता लगेगा दोस्तों किसको टिकट मिलता है किसको नहीं। इसी के साथ हम बात करें अन्य दलों की, यहाँ पर तो जितेश कुमार भी यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई त्रिकोणीय समीकरण बनने वाला है जी। हो सकता है, लेकिन देखो चुनाव है ना, ये चुनाव में पहले वो मदन जी ने बिल्कुल सही बात बोली, पहले कुछ और मसला था लेकिन इस बार कुछ और मसला है, क्योंकि सत्ता में बैठी है बीजेपी। यदि राज्य में बात करूं, राज्य में भी बीजेपी बैठी है, केंद्र में बीजेपी बैठी है, तो हो सकता है बीजेपी यहाँ से कुछ सीटें निकालने में कामयाब हो जाए। जितनी ज्यादा से ज्यादा सीट कांग्रेस बचाने में कामयाब हो जाए, कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन हम यहाँ पर पिछला रिकॉर्ड देखें ना, तो भैया कांग्रेस की तरफ पलड़ा भारी था, लेकिन अब की बार क्या बीजेपी जो चुनाव लड़ेगी वो अलग मेथड से लड़ेगी या फिर क्या उनकी रणनीति है? भैया यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप बताइए कौन सी। हम बात कर लेते हैं, यदि रामगढ़ की बात करते हैं ना, फिर से एक बार, जो टीकाराम जूली जी है ना, वो स्थानीय नेता है, यहीं के नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनके सानिध्य में हो सकता है कि रामगढ़ की जो सीट है ना उस पर टिकट वितरण किया जाए, चाहे भंवर जितेंद्र के कहने पर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी सबको ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे टिकट का वितरण किया जाए। कहने का मतलब यह है कि भैया 1 से 2 दिन के अंदर, यानी कि आज और कल के अंदर ही टिकटों का वितरण हो जाएगा। लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी पत्रकार नरेंद्र कुमार जी, और दोस्तों हमने चर्चा की इतने अच्छे तरीके से, हमने बताया कि उपचुनाव में इस बार किसको टिकट मिलने वाली है। और दोस्तों आपका क्या कहता है मन, आपके जो विधानसभा क्षेत्र है उपचुनाव की जो टिकट की तैयारी है ना, आपके हिसाब से किसको टिकट मिलने वाली है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हैं ना भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।